तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं धर्मवीर भारती जी की किताब गुनाहों के देवता के बारे में। और पिछले भाग में आपने सुना कि चंदर अपनी ही प्रतिलिपि से शीशे में खुद को देखकर खुद ही से बातें कर रहा था और उसकी छाया ने उसके असली रूप का दर्शन करा दिया। दोस्तों पिछला एपिसोड काफी दर्शन से भरा हुआ था। आप ये एपिसोड सुनने से पहले चाहे तो एक बार पिछला एपिसोड भी सुन सकते हैं। बाकी की कहानी आगे। चंदर सहसा बहुत शांत हो गया, एक ऐसे भोले बच्चे की तरह जिसने अपराध कम किया, जिससे नुकसान ज्यादा हो गया था और जिस पर डांट बहुत पड़ी थी। अपने अपराध की चेतना से वह बोल भी नहीं पाता था। अपना सारा दुख अपने ऊपर उतार लेना चाहता था। वहां एक ऐसा सन्नाटा था जो न किसी को आने के लिए आमंत्रित कर सकता था, न किसी को जाने से रोक सकता था। वह एक ऐसा मैदान था जिस पर की सारी पगडंडियां तक मिट गई हों। एक ऐसी डाल थी जिस पर के सारे फूल झड़ गए हों, सारे घोंसले उजड़ गए हों। मन में उसकी असीम कुंठा और वेदना थी। ऐसा था कि कोई उसके घाव छू ले तो वह आंसुओं में बिखर पड़े। वह चाहता था वह सबसे क्षमा मांग ले, पिंती से, पम्मी से, सुधा से, और फिर हमेशा के लिए उनकी दुनिया से चला जाए। इतना दुख दिया था उसने सबको। इसी मना स्थिति में एक दिन गेसू ने उसे बुलाया गया। गेसू की अम्मी जान तो सामने आई, पर गेसू ने पर्दे में से ही बातें की। गेसू ने बताया कि सुधा का खत आया है कि वह जल्द ही आएगी गेसू से मिलने। गेसू को बहुत ताज्जुब हुआ कि चंदर के पास कोई खबर क्यों नहीं आई। चंदर जब घर पहुंचा तो कैलाश का एक खत मिला। प्रिय चंदर, बहुत दिन से तुम्हारा कोई खत नहीं आया, न मेरे पास न इनके पास। क्या नाराज हो हम दोनों से? अच्छा तो लो, तुम्हें एक खुशखबरी सुना दूं। मैं सांस्कृतिक मिशन में शायद ऑस्ट्रेलिया जाऊं। डॉक्टर साहब ने कोशिश कर दी है। आधा रुपया मेरा, आधा सरकार का। तुम्हें भला क्या फुर्सत मिलेगी यहाँ आने की? मैं ही इन्हें लेकर एक दो रोज के लिए आऊंगा। इनकी कोई मुसलमान सखी है वहां, उससे ये भी मिलना चाहती हैं। हमारी खातिर का इंतजाम रखना। मैं 11 मई को सुबह की गाड़ी से पहुंचूंगा। तुम्हारा कैलाश। सुधा के आने से पहले चंदन ने घर की ओर नजर दौड़ाई। सिवा ड्राइंग रूम और लान के सचमुच बाकी घर इतना गंदा पड़ा था कि गेसू सच ही कह रही थी कि जैसे घर में प्रेत रहते हों। आदमी चाहे जितना सफाई पसंद और सुरुचिपूर्ण क्यों न हो, लेकिन औरत के हाथ में जाने क्या जादू है कि वह घर को छूकर ही चमका देती है। औरत के बिना घर की व्यवस्था संभल ही नहीं सकती। सुधा और बिनती कोई भी नहीं थी और 3 ही महीने में बंगले का रूप बिगड़ गया था। उसने सारा बंगला साफ कराया। हालांकि 2 ही दिन के लिए सुधा और कैलाश आ रहे थे, लेकिन उसने इस तरह बंगले की सफाई कराई जैसे कोई नया समारोह हो। सुधा का कमरा बहुत सजा दिया था और सुधा की छत पर 2 पलंग डलवा दिए थे। लेकिन इन सब इंतजामों के पीछे उतनी ही निष्क्रिय भावहीनता थी जैसे कि वह एक होटल का मैनेजर हो और 2 आगंतुकों का इंतजाम कर रहा हो, बस। मानसून के दिनों में अगर कभी किसी ने गौर किया हो तो बारिश होने के पहले ही हवा में एक नमी, पत्तियों पर एक हरियाली और मन में एक उमंग सी छा जाती है। आसमान का रंग बतला देता है कि बादल छाने वाले हैं, बूंदें रिमझिमाने वाली हैं। जब बादल बहुत नजदीक आ जाते हैं, बूंदें पड़ने के पहले ही दूर पर गिरती हुई बूंदों की आवाज वातावरण पर छा जाती है, जिसे ध्रुवा कहते हैं। ज्यों-ज्यों सुधा के आने का दिन नजदीक आ रहा था, चंदर के मन में हवाएं करवटें बदलने लग गई थी। मन में उदास सुनसान में ध्रुवा उमड़ने घुमड़ने लगा था। मन उदास सुनसान आकुल प्रतीक्षा में बेचैन हो उठा था। चंदर अपने को समझ नहीं पा रहा था। नसों में एक अजीब सी घबराहट मचलने लगी थी जिसका वह विश्लेषण नहीं करना चाहता था। उसका व्यक्तित्व अब पता नहीं क्यों कुछ भयभीत सा था। इम्तिहान खत्म हो रहे थे और जब मन की बेचैनी बहुत बढ़ जाती थी तो परीक्षकों की आदत के मुताबिक वह कापियां जांचने बैठ जाता था। जिस समय परीक्षकों के घर में पारिवारिक कलह हो, मन में अंतर्द्वंद हो या दिमाग में फितूर हो, उस समय उन्हें कापियां जांचने से अच्छा शरण स्थल नहीं मिलता। अपने जीवन की परीक्षा में फेल हो जाने की खींच उतारने के लिए लड़कों को फेल करने के अलावा कोई अच्छा रास्ता ही नहीं है। चंदर जब बेहद दुखी होता तो वह कापियां जांचता। जिस दिन सुबह सुधा आ रही थी, उस रात को तो चंदर का मन बिल्कुल बेकाबू सा हो गया। लगता था जैसे उसने सोचने विचारने से ही इनकार कर दिया हो। उस दिन चंदर एक क्षण को भी अकेला न रहकर भीड़ भाड़ में खो जाना चाहता था। सुबह वह गंगा नहाने गया कार लेकर। कॉलेज से लौटकर दोपहर को अपने एक मित्र के यहाँ चला गया। लौट कर आया तो नहाकर एक किताब की दुकान पर चला गया और शाम होने तक वहीं खड़ा खड़ा किताबें उलटता और खरीदता रहा।
वहां उसने बिसरिया का गीत संग्रह देखा जो बिनती नाम बदलकर उसने विप्लव नाम से छपवा लिया था और प्रमुख प्रगतिशील कवि बन गया था। उसने वह संग्रह भी खरीद लिया। अब सुधा के आने में मुश्किल से 12 घंटे की देर थी। उसकी तबीयत बहुत घबराने लगी थी और वह बिसरिया के काव्य संग्रह में डूब गया। उन सड़े हुए गीतों में ही अपने को भुलाने की कोशिश करने लगा और अंत में उसने अपने को इतना थका डाला कि 3 बजे का अलार्म लगाकर वह सो गया। सुधा की गाड़ी 4:30 बजे आती थी। जब वह जागा तो रात अपने मखमली पंख पसारे नींद में डूबी हुई दुनिया पर शांति का आशीर्वाद बिखेर रही थी। ठंडे झोंके लहरा रहे थे और उन झोंकों पर पवित्रता छाई हुई थी। यह पछुआ के झोंके थे। ब्रह्म मुहूर्त में प्राचीन आर्यों ने जो रहस्य पाया था वह धीरे धीरे चंदर की आंखों के सामने खुलने सा लगा। उसे लगा जैसे यह उसके व्यक्तित्व की नई सुबह है। एक बड़ा शांत संगीत उसकी पलकों पर ओस की तरह थिरकने लगा। क्षितिज के पास एक बड़ा सा सितारा जगमगा रहा था। चंदर को लगा जैसे यह उसके प्यार का सितारा है जो जाने किस अज्ञात पाताल में डूब गया था और आज से वह फिर उग गया है। उसने एक अंधविश्वासी भोले बच्चे की तरह उस सितारे को हाथ जोड़कर कहा, मेरी कंचन जैसी सुधा रानी के प्यार, तुम कहाँ खो गए थे? तुम मेरे सामने नहीं रहे। मैं जाने किन तूफानों में उलझ गया था। मेरी आत्मा में सारी गुरुता सुधा के प्यार की थी, उसे मैंने खो दिया। उसके बाद मेरी आत्मा पीले पत्ते की तरह तूफान में उड़कर जाने किस कीचड़ में धंस गई थी। तुम मेरी सुधा के प्यार हो ना? मैंने तुम्हें सुधा की भोली आंखों में जगमगाते हुए देखा था। वेद मंत्रों जैसे इस पवित्र सुबह में आज फिर मेरे पाप में लिप्त तन को अमृत से धोने आए हो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज सुधा के चरणों पर अपने जीवन के सारे गुनाहों को चढ़ाकर हमेशा के लिए क्षमा मांग लूंगा। लेकिन मेरी सांसों की सांस सुधा, मुझे क्षमा कर दोगी ना? और विचित्र से भावावेश और पुलक से उसकी आंख में आंसू आ गए। उसे याद आया कि एक दिन सुधा ने उसकी हथेलियों को होठों से लगाकर कहा था, जाओ, आज तुम सुधा के स्पर्श से पवित्र हो। काश कि आज भी सुधा अपने मिश्री जैसे होठों से चंदर की आत्मा को चूम कर कहे, जाओ चंदर, अभी तक जिंदगी के तूफान ने तुम्हारी आत्मा को बीमार अपवित्र कर दिया था। आज से तुम वही चंदर हो, अपनी सुधा के चंदर, हरिणी जैसी भोली भाली सुधा के महान पवित्र चंदर। तैयार होकर चंदर जब स्टेशन पहुंचा तो वह जैसे मोहाविष्ट सा था, जैसे वह किसी जादू या टोना पढ़ा हुआ सा घूम रहा था। और वह जादू था सुधा के प्यार का पुनरावर्तन। गाड़ी घंटा भर लेट थी। चंदर को एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। अंत में सिग्नल डाउन हुआ। पुलियों में हलचल मची और चंदर पटरी पर झुककर देखने लगा। सुबह हो गई थी और इंजन दूर पर एक काले दाग सा दिखाई पड़ रहा था। धीरे धीरे वह दाग बड़ा होने लगा और लंबी सी हरी पूंछ की तरह लहराती हुई ट्रेन आती दिख पड़ी। चंदर के मन में आया वह पागल की तरह दौड़कर वहां पहुंच जाए। जिस दिन एक घोर अविश्वासी में विश्वास जाग जाता है उस दिन वह पागल सा हो उठता है। उसे लग रहा था जैसे इस गाड़ी में सभी डिब्बे खाली हैं। सिर्फ एक डिब्बे में अकेली सुधा होगी जो आते ही चंदर को अपनी प्यार भरी निगाहों में समेट लेगी। गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर आते ही हलचल बढ़ गई। पुलियों की दौड़ धूप, मुसाफिरों की हड़बड़ी, सामान की उठाधरी से प्लेटफॉर्म भर गया। चंदर पागलों सा इस सब भीड़ को चीर कर डिब्बे देखने लगा। एक दफे पूरी गाड़ी का चक्कर लगा गया। कहीं भी सुधा नहीं दिखाई दी। जैसे आंसू से उसका गला रूंधने लगा। क्या आए नहीं ये लोग? किस्मत कितना व्यंग करती है उससे। आज जब वह किसी के चरणों पर अपनी आत्मा उत्सर्ग कर फिर पवित्र होना चाहता था तो सुधा ही नहीं आई। उसने एक चक्कर और लगाया और निराश होकर लौट पड़ा। सहसा सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे में से कैलाश ने झांक कर कहा, कपूर। चंदर मुड़ा, देखा कि कैलाश झांक रहा है। एक कुली सामान उतार कर खड़ा है। सुधा नहीं है। जैसे किसी ने झोंके से उसके मन का दीप बुझा दिया। सामान बहुत थोड़ा सा था। वह डिब्बे में चढ़कर बोला, सुधा नहीं आई? आई है, देखो ना, कुछ तबीयत खराब हो गई है, जी मितला रहा है। और उसने बाथरूम की ओर इशारा कर दिया। सुधा बाथरूम में बगल में लोटा रखे सिर झुकाए बैठी थी। देखो, देखती हो? कैलाश बोला, देखो कपूर आ गया। सुधा ने देखा और मुश्किल से हाथ जोड़ पाई होगी कि उसे मितली आ गई। कैलाश दौड़ा और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा और चंदर से बोला, पंखा लाओ। चंदर हतप्रभ था। उसके मन ने सपना देखा था सुधा सितारों की तरह जगमगा रही होगी और अपनी रोशनी की बाहों में चंदर के प्राणों को सुला देगी। जादूगरनी की तरह अपने प्यार के पंखों से चंदर की आत्मा के दाग पहुंच देगी। लेकिन यथार्थ कुछ और था।
सुधा जादूगरनी, आत्मा की रानी, पवित्रता की सम्राज्ञी सुधा बाथरूम में बैठी है और उसका पति उसे सांत्वना दे रहा था। क्या कर रहे हो चंदर? पंखा उठाओ जल्दी से, कैलाश ने व्यग्रता से कहा। चंदर चौंक उठा और जाकर पंखा झलने लगा। थोड़ी देर बाद मुंह धोकर सुधा उठी और कराहती हुई सी जाकर सीट पर बैठ गई। कैलाश ने एक तकिया पीछे लगा दिया और वहां आंख बंद करके लेट गई। चंदन ने अब सुधा को देखा। सुधा उजड़ चुकी थी, उसका रस मर चुका था। वह अपने यौवन और रूप, चंचलता और मिठास की एक जर्द छाया मात्र रह गई थी। चेहरा दुबला पड़ गया था और हड्डियां निकल आई थी। चेहरा दुबला होने से लगता था आंखें फटी पड़ती हैं। वह चुपचाप आंखें बंद किए पड़ी थी। चंदर पंखा हाँक रहा था। कैलाश एक सूटकेस खोलकर दवा निकाल रहा था। गाड़ी यहीं आकर रुक जाती है, इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। कैलाश ने दवा दी। सुधा ने दवा पी और फिर उदास, बहुत बारीक, बहुत बीमार स्वर में बोली, चंदर अच्छे तो हो? इतने दुबले कैसे लगते हो? अब कौन तुम्हारे खाने पीने की परवाह करता होगा? सुधा ने एक गहरी सांस ली। कैलाश बिस्तर लपेट रहा था। तुम्हें क्या हो गया सुधा? मुझे सुख रोग हो गया है। सुधा बहुत छीण हंसी हंसकर बोली, बहुत सुख में रहने से ऐसा हो ही जाता है। चंदर चुप हो गया। कैलाश ने बिस्तर कुली को देते हुए कहा, इन्होंने तो बीमारी के मारे हम लोगों को परेशान कर रखा है। जाने बीमारियों को क्या मोहब्बत है इनसे। चलो उठो। सुधा उठी। कार पर सुधा के साथ पीछे सामान रख दिया गया और आगे कैलाश और चंदर बैठे। कैलाश बोला, चंदर तुम बहुत धीमे ड्राइव करना, वरना इन्हें चक्कर आने लगेगा। कार चल दी। चंदर कैलाश की विदेश यात्रा और कैलाश चंदर के कॉलेज के बारे में बात करते रहे। मुश्किल से घर तक कार पहुंची होगी कि कैलाश बोला, यार चंदर तुम्हें तकलीफ तो होगी, लेकिन एक दिन के लिए कार तुम मुझे दे सकते हो? क्यों? मुझे जरा रीवा तक बहुत जरूरी काम से जाना है, वहां कुछ लोगों से मिलना है। कल दोपहर तक मैं चला आऊंगा। इसके मतलब मेरे पास नहीं रहोगे एक दिन भी? नहीं, इन्हें छोड़ जाऊंगा, लौट कर दिन भर रहूंगा। इन्हें छोड़ जाओगे? नहीं भाई, तुम जानते हो कि आजकल घर में कोई नहीं है। चंदन ने कुछ घबरा कर कहा। तो क्या हुआ, तुम तो हो? कैलाश बोला और चंदर के चेहरे की घबराहट देखकर हंसकर बोला, अरे यार अब तुम पर इतना अविश्वास नहीं है। अविश्वास करना होता तो ब्याह के पहले ही कर लेते। चंदर मुस्कुरा उठा। कैलाश ने चंदर के कंधे पर हाथ रखकर धीमे से कहा ताकि सुधा न सुन पाए, वैसे चाहे मुझे कुछ भी असंतोष क्यों न हो, लेकिन इनका चरित्र तो सोने का है, या मैं खूब परख चुका हूं। इनका ऐसा चरित्र बनाने के लिए तो मैं तुम्हें बधाई दूंगा चंदर। और फिर आज के युग में? चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। कार पोर्टिको में लगी। सुधा, कैलाश, चंदर उतरे। माली और नौकर दौड़ आए। सुधा ने उन सब से पहले उनका हाल पूछा। अंदर जाते ही महाराजिन दौड़कर सुधा से लिपट गई। सुधा को बहुत दुलार किया। कैलाश मुंह हाथ धो चुका था, नहाने चला गया। महाराजिन चाय बनाने लगी। सुधा भी मुंह हाथ धोने और नहाने चली गई। कैलाश तौलिया लपेटे नहा कर आया और बैठ गया। बोला, आज और कल की छुट्टी ले लो चंदर, इनकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे जाना जरूरी है। अच्छा, लेकिन आज तो जाकर हाजिरी देना जरूरी होगा, फिर लौट आऊंगा। महाराजिन चाय और नाश्ता ले आई। कैलाश ने नाश्ता लौटा दिया तो महाराजिन बोली, वाह, दामाद हुई कि अकेली चाय पीबो भैया। अब ही डॉक्टर साहब सुनी है तो का कही हो? नहीं माँ जी, मेरा पेट ठीक नहीं है, 2 दिन के जागरण से आ रहा हूँ, फिर लौट कर खाऊंगा। लो चंदर, चाय पियो। सुधा को आने दो, चंदर बोला। वह पूजा पाठ करके खाती हैं। पूजा पाठ? चंदर दंग रह गया। सुधा पूजा पाठ करने लगी? हाँ भाई, तभी तो हमारी माताजी अपनी बहू पर मरती हैं। असल में वह पूजा पाठ करती थी। शुरुआत की इन्होंने पूजा के बर्तन धोने से, और अब तो उनसे भी ज्यादा पक्की पुजारिन बन गई हैं। कैलाश ने इधर उधर देखा और बोला, यार यह मत समझना मैं सुधा की शिकायत कर रहा हूं, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ठीक नहीं चुना। क्यों? चंदर कैलाश के व्यवहार पर मुग्ध था। इन जैसी लड़कियों के लिए तुम कोई कवि या कलाकार या भावुक लड़का ढूंढते तो ठीक था। मेरे जैसा व्यवहारिक और नीरस राजनीतिक इनके उपयुक्त नहीं है। घर भर इनसे बेहद खुश है,
जब से ये गई हैं, माँ और शंकर भैया दोनों ने मुझे नालायक करार दे दिया है। इन्हीं से पूछकर सब करते हैं, लेकिन मैंने जो सोच रखा था वह मुझे नहीं मिल पाया। क्यों, क्या बात है? चंदन ने पूछा। गलती बताओ तो हम इन्हें समझाएं। नहीं, देखो, गलती मत समझो। मैं यह नहीं कहता कि इनकी गलती है, यह तो गलत चुनाव की बात है। कैलाश बोला, न इसमें मेरा कसूर न इनका। मैं चाहता था कोई लड़की जो मेरे साथ राजनीति का काम करती, मेरी सबलता और दुर्बलता दोनों की संगिनी होती, इसीलिए इतनी पढ़ी लिखी लड़की से शादी की। लेकिन इन्हें धर्म और साहित्य में जितनी रुचि है उतनी राजनीति से नहीं, इसीलिए मेरे व्यक्तित्व को ग्रहण भी नहीं कर पाई। वैसे मेरी शारीरिक प्यास को इन्होंने चाहे समर्पण किया, वह भी एक बेमनी से, उससे तन की प्यास भले ही बुझ जाती हो कपूर, लेकिन मन तो प्यासा ही रहता है। बुरा ना मानना, मैं बहुत स्पष्ट बातें करता हूँ, तुमसे क्या छिपाना। और स्वास्थ्य के मामले में ये इतनी लापरवाह है कि मैं बहुत दुखी रहता हूँ। इतने में सुधा नहा कर आती हुई दिख पड़ी। कैलाश चुप हो गया। सुधा की ओर देखकर बोला, मेरी अटैची भी ठीक कर दो, मैं अभी चला जाऊं वरना दोपहर में तपना होगा। सुधा चली गई। सुधा के जाते ही कैलाश बोला, हर्षक, मैं इन्हें दुखी नहीं होने देता। हाँ, अक्सर ये दुखी हो जाती हैं, लेकिन मैं क्या करूं, यह मेरी मजबूरी है। वैसे मैं इन्हें भरसक सुखी रखने का प्रयास करता हूँ, और ये भी जायज नाजायज हर इच्छा के सामने झुक जाती हैं, लेकिन इनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, वह जो एक पत्नी के मन में होती है। लेकिन खैर, जिंदगी चलती जा रही है, अब तो जैसे भी हो निभाना ही है। इतने में सुधा आई और बोली, देखिए, अटैची संवार दी है, आप भी देख लीजिए। कैलाश उठकर चला गया। चंदर बैठा बैठा सोचने लगा, कैलाश कितना अच्छा है, कितना साफ और स्वच्छ दिल का है, लेकिन सुधा ने अपने को किस तरह मिटा डाला। इतने में सुधा आई और चंदर से बोली, चंदर, चलो, वो बुला रहे हैं। चंदर चुपचाप उठा और अंदर गया। कैलाश ने तब तक यात्रा के कपड़े पहन लिए थे। देखते ही बोला, अच्छा चंदर, मैं चलता हूँ, कल शाम तक आ जाने की कोशिश करूंगा। हाँ, देखो, ज्यादा घुमाना मत, इनकी सखी को यहाँ बुलवा लो तो अच्छा। फिर बाहर निकलता हुआ बोला, इनकी जिद थी आने की, वरना इनकी हालत आने लायक नहीं थी। माता जी से मैं कह आया हूँ कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज ले जा रहा हूँ। कैलाश कार पर बैठ गया। फिर बोला, देखो चंदर, दवा इन्हें दे देना याद से, वहीं रखी है। कार स्टार्ट हो गई। चंदर लौटा। बरामदे में सुधा खड़ी थी, चुपचाप बुझी हुई सी। चंदर ने उसकी ओर देखा, उसने चंदर की ओर देखा, फिर दोनों ने निगाहें झुका ली। सुधा वहीं खड़ी रही। चंदर ड्राइंग रूम में जाकर किताबें वगैरह उठा लाया और कॉलेज जाने के लिए निकला। सुधा अब भी बरामदे में खड़ी थी, गुमसुम। चंदर कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्या? कुछ था जो न जाने कब से संचित होता आ रहा था, जो वह व्यक्त करना चाहता था, लेकिन सुधा कैसी हो गई है? यह वह सुधा तो नहीं जिसके सामने वह अपने को सदा व्यक्त कर देता था, कभी संकोच नहीं करता था। लेकिन यह सुधा कैसी है? अपने में सिमटी सकुची, अपने में बंधी बंधाई, अपने में इतनी छिपी हुई कि लगता था दुनिया के प्रति इसमें कहीं कोई खुलाव ही नहीं। चंदर के मन में जाने कितनी आवाजें तड़प उठी, लेकिन कुछ नहीं बोल पाया। वह बरामदे में ठिठक गया, निरुद्देश। वहां अपनी किताबें खोलकर देखने लगा, जैसे वह याद करना चाहता था कि कहीं भूल तो नहीं आया है कुछ। लेकिन उसके अंतर मन में केवल एक ही बात थी, सुधा कुछ तो बोले। यह इतना गहरा, इतना घुटन वाला मौन, यह तो जैसे चंदर के प्राणों पर घुटन की तरह बैठता जा रहा था। सुधा, निर्वात निवास में दीप शिखा सी अचल, निष्पंद, थमे हुए तूफान की तरह मौन। चंदर ने अंत में नोट्स लिए, घड़ी देखी और चल दिया। जब वह सीढ़ी तक पहुंचा तो सहसा सुधा की छाया मूर्ति में हरकत हुई। सुधा ने पांव के अंगूठे से फर्श पर एक लकीर खींचते हुए नीचे निगाह झुकाए हुए कहा, कितनी देर में आओगे? चंदर रुक गया, जैसे चंदर को सितारों का राज मिल गया हो। सुधा भला बोली तो, लेकिन फिर भी उसने अपने मन का उल्लास जाहिर नहीं होने दिया। बोला, कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे ही। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप रह गई। चंदर ने 2 क्षण प्रतीक्षा की कि सुधा आप कुछ बोले, लेकिन सुधा फिर भी चुप। चंदर फिर मुड़ा। क्षण भर बाद सुधा ने पूछा, चंदर, और जल्दी नहीं लौट सकते? जल्दी?
सुधा अगर कहे तो चंदर जाए भी न, चाहे उसे इस्तीफा देना पड़े। क्या सुधा भूल गई कि चंदर के व्यक्तित्व पर अगर किसी का शासन है तो सुधा का? वह जो अपनी जिद से उछलकर, लड़कर, रूठकर चंदर से हमेशा मनचाहा काम करवाती रही है, आज वह इतनी दीनता से, इतनी विनय से, इतने अंतर और इतनी दूरी से क्यों कह रही है कि जल्दी नहीं लौट सकते? क्यों नहीं वह पहले की तरह दौड़कर चंदर का कॉलर पकड़ लेती और मचल कर कहती है, अगर जल्दी नहीं लौटे तो? लेकिन अब तो सुधा बरामदे में खड़ी होकर गंभीर सी, डूबती हुई सी आवाज में पूछ रही है, जल्दी नहीं लौट सकते? चंदर का मन टूट गया। चंदर की उमंग चट्टान से टकराकर बिखर गई। उसने बहुत भारी सी आवाज में पूछा, क्यों? जल्दी लौट आते तो पूजा करके तुम्हारे साथ नाश्ता कर लेते, लेकिन अगर ज्यादा काम हो तो रहने दो, मेरी वजह से हरज मत करना। उसने उसे ठंडे, शिष्ट और भावहीन स्वर में कहा। हाय सुधा, अगर तुम जानती होती कि महीनों उद्भ्रांत चंदर का टूटा और प्यासा मन तुमसे पुराने स्नेह की एक बूंद के लिए तरस उठा है, तो भी क्या तुम इसी दूरी से बातें करती? काश कि तुम समझ पाती कि चंदर ने अगर तुमसे कुछ दूरी भी निभाई है तो उससे खुद चंदर कितना बिखर गया है। चंदर ने अपना देवत्व खो दिया है, अपना सुख खो दिया है, अपने को बर्बाद कर दिया है, और फिर भी चंदर ने बाहर से शांत और सुगठित दिखने वाले हृदय के अंदर तुम्हारे प्यार की कितनी गहरी प्यास धधक रही है, उसके रोम रोम में कितनी जहरीली तृष्णा की बिजलियां कौंध रही हैं। तुमसे अलग होने के बाद अतृप्ति का कितना बड़ा रास्ता उसने आग की लपटों में झुलसते हुए बिताया है। अगर तुम इसे समझ लेती तो तुम चंदर को एक बार दुलार कर उसके जलते हुए प्राणों पर अमृत की चांदनी बिखेरने के लिए व्यग्र हो उठती। लेकिन सुधा, तुमने अपने बाह्य विद्रोह को ही समझा, तुमने उस गंभीर प्यार को समझा ही नहीं जो इस बाहरी विद्रोह, इस बाहरी विध्वंस के मूल में पयस्विनी की पावन धारा की तरह बहता जा रहा है। सुधा, अगर तुम एक क्षण के लिए इसे समझ लो, एक क्षण भर के लिए चंदर को पहले की तरह दुलार लो, पहला लो, रूठ लो, मना लो, तो सुधा, चंदर की जलती हुई आत्मा नरक चिताओं में फिर से अपना गौरव पाले, फिर से अपनी खोई हुई पवित्रता जीत ले, फिर से अपना विस्मृत देवत्व लौटा ले। लेकिन सुधा, तुम बरामदे में चुपचाप खड़ी इस तरह की बातें कर रही हो जैसे चंदर कोई अपरिचित हो। सुधा, यह क्या हो गया है तुम्हें? चंदर, बिंती, पम्मी सभी की जिंदगी में जो भयंकर तूफान आ गया है, जिसने सभी को झकझोर कर थका डाला है, इसका समाधान सिर्फ तुम्हारे प्यार में था, सिर्फ तुम्हारी आत्मा में था। लेकिन अगर तुमने इनके चरित्रों का अंतर्निहित सत्य न देखकर बाहरी विध्वंस से ही अपना आगे का व्यवहार निश्चित कर लिया, तो कौन इन्हें इस चक्रवात से खींच कर निकालेगा? क्या यह भागे इसी चक्रवात में फंसकर चूर हो जाएंगे? सुधा। लेकिन सुधा और कुछ नहीं बोली। चंदर चल दिया। जाकर लगा जैसे कॉलेज के परीक्षा भवन में जाना भी भारी मालूम दे रहा था। वह जल्दी ही भाग आया। हालांकि सुधा के व्यवहार ने उसका मन जैसे तोड़ सा दिया था, फिर भी जाने क्यों वह अब आज सुधा को एक प्रकाश वृत्त बनकर लपेट लेना चाहता था। दोस्तों, फिलहाल कहानी को अभी यहीं पर खत्म करते हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए और कहानी के अंत के लिए इस चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।